नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की सेकंड चैप्टर दैट इज केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिटेल में समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम एसिड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, फिर एसिड के किस तरह से अलग अलग मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट्स, इनके साथ में कैसा रिएक्शंस होते हैं। तो हम इस टॉपिक में पार्ट 1 में सिर्फ एसिड्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट पार्ट आएंगे उसमें हम लोग बाकी के पार्ट्स समझेंगे। जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दी थी, जिसमें मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, वैसे रिएक्शंस को मैंने समझाया था। तो अगर फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर है अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली। तो सबसे पहले एक सिचुएशन ले लेते हैं कि लेट सपोज आप किसी पार्टी या कहीं पे शादी में गए हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ लेट सपोज आप गए हैं कहीं पार्टी में। तो उस पार्टी में आपको फ्री खाना मिल रहा है तो आप क्या किए, बहुत जमकर पूरा खाना खा लिए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, बहुत आप हेवी खाना खा लेने से क्या होता है, बहुत लोगों को इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ में एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम हो जाती है ओवर ईटिंग के कारण। तो अगर लेट सपोज आपके एक दोस्त को ऐसा प्रॉब्लम हो गया या आपके एक रिलेटिव को ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे एसिडिटी को कम करने के लिए। ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि डॉक्टर की हेल्प ले लिया जाए या फिर आप जो मेडिसिन होती है फार्मासिस्ट के पास जाकर दवाई ले आकर दे सकते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके घरेलू इलाज ही करना होगा और आपके पास तीन आइटम्स है, लेमन जूस, विनीगर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन। आपको इन तीनों ही चीजों से एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। तो आप इन तीनों में से किसे चूज करेंगे, लेमन जूस, विनेगर एंड बेकिंग सोडा, और क्यों चूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एसिडिटी का मतलब क्या होता है। एसिडिटी मतलब स्टोमक में मेनली एसिड की मात्रा, एसिड में भी कौन सी, HCl की मात्रा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाना, हाईली इंक्रीज ऑफ एसिड इन द स्टोमक, इसी को एसिडिटी कहते हैं। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, उसके साथ में बेस, एक अल्कलाइन सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं ताकि एसिड बेस न्यूट्रलाइज बन जाए और एक सॉल्ट बना दे। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमें वैसा चीज ढूंढना पड़ेगा जो एसिडिटी लेवल को कम कर सके। तो लेमन जूस क्या वो ऐसा चीज है, तो लेमन जूस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये खुद ही एक एसिड है। इसमें कौन सी होती है, लेमन जूस भी एक एसिड है। विनीगर, विनीगर भी हम लोग लेमन जूस में जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड होती है, विटामिन सी होती है, तो ये लेमन जूस को एसिडिटी को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देगा। विनीगर भी वही है, विनीगर मतलब एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, तो ये भी एक एसिड है, तो ये भी एसिडिटी को और बढ़ा देगा। लेकिन बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा एक अल्कलाइन सब्सटेंस है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या उपाय बताएंगे, रेमेडी क्या होगा, तो बेकिंग सोडा। लेकिन ये डॉक्टर से प्रेस्क्राइब नहीं है, तो ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा था। तो ये अगर आपके फैमिली मेंबर से ऐसे कभी भी होता है तो जरूरी नहीं है कि एसिडिटी लेवल को कम करने के लिए बेकिंग सोडा ही यूज किया जाए, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे वही यूज करना चाहिए। तो ये जस्ट एक सिचुएशन था। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ी बहुत आपको आउटलाइन मिल गई होगी। अब हम जूनियर क्लासेस में हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे होंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसकी
जैसे एसिड का टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है, बेस का बिटर होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो indicators are those substances which indicate the acid or basic nature of the solution by the color change। ठीक है, तो वैसे substances होते हैं जो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो बता देगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताएगा? बाय द हेल्प ऑफ कलर चेंज। तो वो कलर चेंज के थ्रू बता देता है। ऐसे नेचर में बहुत सारे इंडिकेटर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिटी में, जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली है, वो वन ऑफ द मोस्ट हाईली पॉल्यूटेड सिटीज है। तो वहां पे क्या होता है, जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पर लाइकेंस जो होता है, लाइकेंस ग्रो नहीं करते। ठीक है, अगर वैसे जगह में जहां सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन या मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते। तो ये क्या है, एक इंडिकेटर है। लाइकेंस कहाँ ग्रो होंगे? जहां पर एक हेल्दी सा एटमॉस्फेयर रहे, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल जो है, कंसेंट्रेशन, वो एटमॉस्फेयर में कम रहे, वहीं पर लाइकेंस ग्रो करता है। ठीक है, तो ये क्या है, लाइकेंस क्या बन गया, एक इंडिकेटर बन गया सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का। ठीक है, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं या नेचुरली भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज इंडिकेटर, और वो बता देते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, बाय द हेल्प ऑफ कलर चेंज। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं। नेचुरल है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, और साथ ही साथ में हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो वैसे इंडिकेटर्स जो नेचुरल सोर्स से है, जो नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटमस। लिटमस कहाँ से मिलता है? तो वो ऑब्टेन होता है लाइकेन से। और लाइकेंस क्या है, ये आप लोग बायोलॉजी में जरूर पढ़े होंगे। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? तो एल्गी प्लस फंगी के बीच में होती है। तो लाइकेंस वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है लाइकेंस, वो मैं बायोलॉजी क्लास में डिटेल में समझा दूंगा। बस एक ब्रीफ आपको आइडिया होने चाहिए लाइकेंस क्या होता है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ये तो जरूर आपने पढ़ा होगा। तो लिटमस हो गया नेचुरल, क्योंकि नेचर से मिल रहा है। टर्मरिक, जो हल्दी हम लोग यूज करते हैं घरों में। रेड कैबेज, रेड कैबेज जो होता है, या फिर जो बीट रूट होता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज जो फूल होता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लिटमस, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेंस, ये मैंने बता दिया। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। जनरली जो सॉल्यूशन ऑफ लिटमस होता है वो पर्पल इन कलर होता है। लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर। आई एम श्योर दैट ये जो लिटमस पेपर हुआ, आपने कभी ना कभी अपने प्रैक्टिकल लैब में या स्कूल में कहीं ना कहीं पे देखा होगा जरूर। तो लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर, दैट इज ब्लू एंड रेड। ठीक है, तो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। तो ये एसिड का टेस्ट होता है, एसिड कंफर्म करता है। अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हम समझेंगे वो सॉल्यूशन में एसिड है। और कैसे समझेंगे कि बेस है? तो जब रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में टर्न हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो सॉल्यूशन बेस है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। एसिड जो होगा वो ब्लू से रेड हो जाएगा, ब्लू कलर से रेड में हो जाएगा, और बेस जो होगा वो रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये तो लिटमस हो गया नेचुरल इंडिकेटर। और एक नेचुरल इंडिकेटर के बारे में समझ लेते हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक इज येलो इन कलर, जनरली तो वही होता है। टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद द बेस। तो टर्मरिक सॉल्यूशन जो होता है, अगर हम उसमें बेस कोई भी ऐड कर देते हैं, लेट सपोज अगर हम लोग टर्मरिक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा बेस ऐड कर देंगे, तो उसका जो कलर है, अब जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आप लोगों को पता होगा चूना, जो पान में जो चूना लगाया था, तो अगर टर्मरिक के साथ में वो चूना मिक्स कर देने से क्या होगा, उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो बेस के साथ वो कलर रिएक्ट करता है और कलर चेंज कर लेता है, फ्रॉम येलो तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है।
लेकिन टर्मरिक एसिड के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं होता, तो एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, तो उसमें रिएक्ट होता है लेकिन उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, तो वो सिर्फ बेस के साथ ही होता है। तो ये दो नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जानने बहुत ही एनफ होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ऑयल फैक्ट्री मतलब आपको समझ आएगी अगर स्मेल, वैसे इंडिकेटर्स या वैसे सब्सटेंसेस which change their smell when mixed with acid or a base are known as olfactory indicators. For example, onion, vanilla, जैसे प्याज होता है, तो पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लूजेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। तो जब हम लोग प्याज का पेस्ट बना लेंगे या उसका जूस निकालेंगे और उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उसका जो ओरिजिनल जो पंजेंट सी एक स्मेल होती है वो गायब हो जाएगी, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद द एसिड। एसिड के साथ में उसका स्मेल जो है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल घर में अगर जैसे सिरका वाला जो प्याज होता है उसमें क्या होता है, हम लोग एसिड डालते हैं, मतलब विनीगर बेसिकली एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, तो उसके साथ मिक्स होके उसका स्मेल, ऑनियन का स्मेल तो रहता ही है, साथ ही साथ में विनीगर का भी स्मेल आ जाता है, तो इसीलिए एसिड के साथ में वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अनियन बेस के साथ में रिएक्ट करता है और उसका जो ओरिजिनल सा जो पंजेंट स्मेल है वो खत्म हो जाता है। फिर उसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेंगे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का, जो है वनीला। ठीक है, द स्मेल बेकरी में बहुत ज्यादा यूज होता है, द स्मेल ऑफ वनीला वनीशस विद द बेस, सेम ये भी है, जो बेस के साथ में वनीला का जो स्मेल है वो खत्म हो जाता है, लेकिन एसिड के साथ ऐसा नहीं होता। तो हम लोग ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, तो कलर चेंज वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन स्मेल तो कर सकते हैं, तो इसीलिए जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज किया जाता है। अब तीसरा जो टाइप है इंडिकेटर्स का वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरीज और कॉल्ड सिंथेटिक, ये केमिकल होते हैं, केमिकल बेस्ड जो होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग दो मेजरली यूज करते हैं, फेनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। स्कूल में भी आप अगर 11-12 में भी अगर साइंस लेते हैं उसमें केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये दोनों इंडिकेटर्स बायोलॉजी में भी और साथ ही साथ में केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो फेनोप्थेलिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इज ए कलरलेस लिक्विड, इसका ओरिजिनल कलर होता है कलरलेस होता है। इट रिमेन्स कलरलेस विद एसिड, एसिड के साथ में उस कलरलेस ही रहता है, बट टर्न्स इनटू पिंक विद द बेस, लेकिन बेस के साथ में रिएक्ट करने से वो उसका कलर क्या होता है, कलरलेस से वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, तो ये फेनोप्थेलिन का है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है, वो थोड़ा ऑरेंजिश कलर का होता है। इट टर्न्स इनटू रेड विद एसिड, ऑरेंज कलर का होता है और रेड कलर बन जाता है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो ये था सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। अब मैंने इस टेबल में समराइज कर दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, इजी हो जाएगा। तो इसमें मैंने सारे इंडिकेटर्स जो मैंने अभी तक डिस्कस किया वो सारे इंक्लूडेड है ऑलमोस्ट। एंड ओरिजिनल कलर क्या है वो है, फिर एसिड और बेस के साथ में क्या होता है, तो जैसे रेड लिटमस, उसका कलर क्या है, रेड है, तो एसिड के साथ में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के साथ में वो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, कलर चेंज होता है। ब्लू लिटमस ओरिजिनल कलर ब्लू है, वो एसिड के साथ में क्या होता है, वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस में नो चेंज होगा। सिमिलरली टर्मरिक येलो कलर होता है, एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेस के साथ में वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। रेड कैबेज ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, एसिड के साथ में रिएक्ट करके वो रेडिश कलर हो जाएगा और बेस के साथ में रिएक्ट करके वो ग्रीनिश येलो हो जाएगा। ठीक है, फेनोप्थेलिन, फेनोप्थेलिन का कलरलेस होता है, ओरिजिनल कलर एसिड के साथ भी वो कलरलेस ही रहता है, बेस के साथ में उसका कलर कलरलेस से वो पिंक में बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके वो रेड में बदल जाता है और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो येलो हो जाता है। अनियन का है जैसे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का, ओरिजिनल कलर ऐसा तो कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, वो डिपेंड करता है कौन सा प्याज वैरायटी कौन सी है।
तो उसमें क्या होता है, एसिड के साथ में नो चेंज होता है, उसका स्मेल एज इट इज रहता है, लेकिन बेस के साथ में स्मेल वैनिश हो जाता है। सिमिलरली जो वनीला है वो भी एसिड के साथ में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो बेस के साथ में उसका स्मेल जो है वैनिश हो जाता है। तो ये था इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इंडिकेटर्स के बारे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हमें समझ लेना है एसिड के बारे में, क्योंकि हम इस पार्ट में सिर्फ एसिड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बेस और बाकी पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे। तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो एसिड्स हैव अ सर टेस्ट, खट्टा सा टेस्ट होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई एसिड टेस्ट करके देखना। ठीक है, तो अगर जैसे विनीगर हो गया, विनीगर एक वीक एसिड है, हम लोग फर्दर पढ़ेंगे क्लास में। तो अगर उसका भी टेस्ट देखेंगे तो खट्टा सा टेस्ट होता है। फिर अभी हम लोग ने पढ़ा एसिड क्या होता है, टर्न्स ब्लू लिटमस कलर रेड में बदल जाता है। फिर एसिड कंटेन्स, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म होता है कि एसिड जब डिसॉल्व होता है पानी में तो H प्लस आयंस वो रिलीज आउट कर देता है, हाइड्रोजन आयंस, और इसके थ्रू वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर है एक तरह से एसिड। रिलीजेस H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मैंने अभी बताया कि डिसॉल्व करने में एक्वस एक्वस सॉल्यूशन में वो H प्लस आयन रिलीज कर देता है। ठीक है, और वो H प्लस आयन जो है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और वो हाइड्रोनियम आयंस बना देता है, H3O प्लस आयंस। ठीक है, H प्लस आयंस ये कैटायंस है, और जो नेगेटिव होते हैं जैसे Cl माइनस क्लोराइड आयंस, ये इसको क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। और इस सब को बोलते हैं जो प्लस वाले साइंस होते हैं उसे कैटायंस, और नेगेटिव साइंस वाले एनायंस। ठीक है, ये फर्दर क्लासेस में आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलते रहेगी। तो एक क्वेश्चन है कि हमें एसिड, ये एसिड रखा हुआ है और एक वाटर रखा हुआ है, दो सिचुएशन है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये बीकर में एसिड रखा हुआ कंसंट्रेटेड और इसमें वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम लोग एसिड में पानी डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, और सेकंड केस में वाटर में हम लोग एसिड डाल रहे हैं। तो कौन से केस में बहुत वायलेंट रिएक्शन होगा और कौन सा मेथड जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जवाब मैं वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा इसका जवाब। ठीक है, तो एसिड के बारे में जैसे आपने ऑब्वियसली बहुत सारे एसिड्स के नाम सुने होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इसको विनेगर में भी होता है एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ऐसे बहुत सारे एसिड हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एसिड में भी अलग अलग डिवाइडेड है, टाइप्स में भी नेचुरल एसिड्स होते हैं और मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड जिसे कहते हैं। तो एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स। जैसे कि हो गया मिथानोइक एसिड, या इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स में होता है। ये फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंट के बाइट्स में होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4। ठीक है, बहुत सारे, टार्टरिक एसिड, फिर ऐसे बहुत सारे, ऑब्वियसली आपने एसिड्स जूनियर क्लासेस में पढ़े जरूर होंगे। ग्रेप्स में कुछ होता है, टोमेटो में होता है, अलग अलग एसिड्स के नाम अपने, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स से जो एसिड ऑब्टेन होते हैं उसे हम लोग नेचुरल एसिड कहते हैं। फिर मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, द एसिड्स दैट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल से प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, आर नोन एज मिनरल एसिड्स। इसे हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, या फिर मैनमेड एसिड या सिंथेटिक एसिड्स, कुछ भी कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स, अगर बाई चांस क्वेश्चंस जो सीबीएसई अब ऐसा करता है कि बाई चांस आपको क्वेश्चन में ना दे कि राइट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एसिड के बजाय लिख दे कि राइट फ्यू एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स और नेचुरल एसिड सेम थिंग है, और मिनरल एसिड्स की जगह में वो कर दे इनऑर्गेनिक एसिड्स या मैनमेड एसिड्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा, नाम लगभग सब सेम है। ठीक है, तो मिनरल एसिड के एग्जांपल क्या है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब ही मिनरल एसिड्स।
ठीक है। तो जितने भी नेचुरल एसिड्स होते हैं ना वो थोड़े वीक होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। जो मिनरल एसिड होते हैं क्योंकि हम लोग उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं तो हम लोग वो डाइल्यूट भी होते हैं, साथ ही साथ में कंसंट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लेकिन नेचुरली जो होते हैं मेनली वो वीक ही होते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है, हम लोग जान लेते हैं। जैसे जब मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, तब क्या होता है? तो जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन acid is reacted with a metal, a respective salt is formed and साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। तो ये ऐसे रिएक्शंस को बहुत ध्यान से परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो अगर आसपास में ऐसा कुछ भी होगा, थोड़ी सी भी चिंगारी या ऐसा कुछ भी होगा तो फटाक से आग पकड़ लेगा। तो ये सब रिएक्शन जो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन gas and sodium sulfate are formed when sulfuric acid react with sodium metal। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको पानी में ना रख के वो केरोसिन में रखा जाता है। ये तो आपने क्लास 9th में या उससे पहले भी पढ़ा होगा। सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट हो गया, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है। अदर एग्जांपल ले लेते हैं। जब जिंक रिएक्ट करता है, जिंक मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तब क्या होता है? जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। अगेन जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। फिर एक और जो एनसीईआरटी बुक में जो डिटेल में बताया गया है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। तो ये पूरा सेटअप है, इसमें स्टैंड है और इसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब फिट कर दिया है और कॉर्क लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑलरेडी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ ही साथ में हम लोग जिंक ग्रैन्यूल ऐड किया है। तो इसके साथ क्या होगा? जिंक ग्रैन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होगा तो ZnSO4 ऑब्वियसली एक सॉल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ में उसमें हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। तो इधर में ये हाइड्रोजन गैस का बबल्स आपको नजर आ रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? इस डिलीवरी ट्यूब में कलेक्ट होगा और वो हम एक सोप सॉल्यूशन है उसमें हम लोग पास आउट कराएंगे। तो सोप सॉल्यूशन में पास होगा तो सोप में बबल बनेगा, तो जो बबल बनेगा उसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस अंदर आ जाएगा उस बबल में भी। तो अगर इस सोप बबल के साथ में हम एक कैंडल को या किसी माचिस की तीली को यहाँ पर सामने लाएंगे तो वो पॉप साउंड करके वो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, वो हाइड्रोजन जो सोप बबल्स है दोज कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, वो कैंडल के साथ में आग लग जाएगा और साथ ही साथ में एक पॉप सा साउंड आएगा। तो जब पॉप साउंड आता है उससे हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन जब भी बर्न होता है तो एक पॉपिंग साउंड आता है। तो ये पूरा सेटअप है जब एक मेटल रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ में। यहाँ पर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते तो और ज्यादा हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता और उसे उस वैसे केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं। तब जान लेते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस क्या है, कैसे टेस्ट किया जाता है। तो द गैस इवॉल्व्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल नियर इट। इफ द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, अगर जो गैस जो सोप बबल यहाँ पर बना वो अगर पॉप साउंड के साथ में जल सकता है, देन इट कंफर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बर्निंग विद पॉप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कभी कल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मार्क्स के लिए, तो आपको ऐसे समझाना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है? रिएक्शन जब एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और साथ ही साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट।
तो सबसे पहले हम लोग मेटल कार्बोनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो उसमें सॉल्ट तो बनता ही है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी इवोल्यूशन होगा और वाटर भी होगा। ठीक है, तो जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा एसिड, उस केस में सॉल्ट होगा, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी होगा। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या हो रहा है, जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में, तो क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली NaCl बनेगा, सॉल्ट एक बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का भी इवोल्यूशन होगा। तो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हो रहा था, जब मैं हम एक मेटल कार्बोनेट, सोडियम एक मेटल है और उस कार्बोनेट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट वो रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बना। सिमिलरली जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम लोग मेटल या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ में, उसमें भी सेम केस NaCl फॉर्म होगा, मतलब सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इसमें रिएक्ट किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किया और इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, फिर इस डिलीवरी ट्यूब में पास आउट होके एक हम अलग टेस्ट ट्यूब में उसको निकाल ले रहे हैं, उसको पास आउट करा रहे हैं बेसिकली। और उस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑलरेडी है, CaOH(2), और इसके साथ में हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऑब्वियसली हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था। जब लाइम वाटर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसे हम लोग व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। फिर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर H2O और CO2 से पास कराएंगे तो उसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये फिर से ये सॉल्युबल इन वाटर बन जाता है। हम इसको नेक्स्ट थोड़ी देर में और डिटेल में इस पार्ट को समझेंगे। जैसे कि लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अलग अलग फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। यहाँ पर मैंने बस मेटल कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, कुछ भी मेटल के साथ में कोई भी कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, एसिड के साथ में जब रिएक्ट करेगा सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, फिर हम टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो मैं ऊपर में बता रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास्ड थ्रू इट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो लाइम वाटर है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, मिल्की कर देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप स्टेटमेंट भी लिखेंगे और एक इक्वेशन में भी लिखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, इक्वेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है मोर मार्क्स फेच करने के लिए। द गैस इवॉल्व्ड because of reaction of the acid and the metal carbonate or the metal hydrogen carbonate turns lime water milky. This shows that gas is carbon dioxide. This happens because of the formation of a white precipitate जो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, but when excess of carbon dioxide is passed through lime water, बहुत ज्यादा अगर हम लोग कैल्शियम जो अगर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मिल्की कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे, तो वो मिल्की जो कलर है वो अपना खो देगा, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो ये क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ जाना चाहिए। जब लाइम वाटर के साथ में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो मिल्की कलर बन जाता है, जिसको जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कलर जो है मिल्की कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। A calcium hydrogen carbonate is soluble in water, thus the milky color of the solution mixture disappear। और ये soluble होता है। ठीक है। तो हम लोग मेटल के साथ में पढ़ लिया, मेटल कार्बोनेट के साथ में, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ में, कि कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। मेटल जब एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था उसमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा था। जब मेटल मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बन एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा था तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है, सिर्फ वाटर, ना कार्बन डाइऑक्साइड ना हाइड्रोजन गैस का। तीनों में सॉल्ट तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन इसमें एक में हो रहा था हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन, दूसरे में हो रहा था वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे में वाटर हो रहा है। तो आपको इस तरह से आप कैसे भी याद रख लीजिए अपनी तरह से। फॉर एग्जाम्पल जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उसमें क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बन जाता है, और साथ ही साथ में वाटर भी इसमें फॉर्म होता है। तो इस तरह से आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग मेटल ऑक्साइड है ना, तो हम लोग मेटल ऑक्साइड में ले लेते हैं Ca, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट जब करेगा HCl के साथ में तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। अब इसमें बैलेंस करना होगा तो बैलेंसिंग मैं फर्स्ट चैप्टर में कराया हूँ, तो सारा लिंक जो है वो अटैच रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 2 इधर अगर ट्वाइस कर देंगे तो HCl भी बैलेंस्ड हो जाएगा, वाटर भी बैलेंस्ड हो जाएगा, तो सब बैलेंस्ड हो जाएगा, बस 2 ही ऐड करना था। तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल 2-3 याद रख सकते हैं। फिर क्या, हर एसिड्स में क्या कॉमन थिंग क्या है। ठीक है। तो एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल, दिस शोज दैट ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन। तो पहले मैं बता रहा था ना कि जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। इससे क्या पता चलता है कि ऑलमोस्ट हर एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, और वो जब भी किसी के साथ रिएक्ट होता है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड। सो व्हेनेवर एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट्स हाइड्रोजन। ठीक है। वो डिसोसिएट्स करेगा इनटू हाइड्रोजन, और जो भी होगा, फॉर एग्जांपल देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो जब उसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो डिसोसिएट हो जा रहा है H प्लस आयन, जिसको हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं, और क्लोराइड आयंस। तो ये HCl का था। अगर लेट सपोज हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, H2SO4 क्या हो जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयंस। तो सल्फेट एक बन गया जो अनायन है, और हाइड्रोजन आयन जो कैटायंस है। ठीक है। तो इसमें डबल मात्रा में हाइड्रोजन का लिबरेशन हो रहा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपैरिजन में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर होता है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे 11th-12th में तो आपको समझ आएगा एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में, वो सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। So whenever an acid is dissolved in water, it dissociates hydrogen. The dissociation of hydrogen ion in aqueous solution is a common property of all acid. तो यही एक कॉमन प्रॉपर्टी है हर एसिड का,
और साथ ही साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। ऑलमोस्ट हर एसिड, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो बहुत अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। वीक एसिड जो होता है जैसे एसिटिक एसिड हो गया, वो थोड़ा कम करता है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों बता दिया, HCl के बारे में, H2SO4 के बारे में। उसी तरह से आप कोई भी एसिड के बारे में कर सकते हैं इस तरह से। फिर जब ये H प्लस आयन जो रिलीज हुआ, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर H प्लस जो रिलीज हुआ, अब वो एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट होगा तो क्या होगा, H प्लस प्लस H2O, वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयंस, H3O प्लस आयंस। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है। फिर व्हेन एसिटिक एसिड, फॉर एग्जांपल वीक एसिड एक ले लेते हैं, गिव्स, वो जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है, वो एसिटेट आयंस। ठीक है, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन आयंस। तो वीक एसिड में जो एसिड हाइड्रोजन आयन का लिबरेशन होता है वो थोड़ा कम मात्रा में होता है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्गर एसिड्स। ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर्मिक एसिड ले लेता है HCOH, वो क्या होगा, तो COOH माइनस प्लस H प्लस, इसमें भी इसी तरह से डिसोसिएट करेगा। ठीक है। तो आपको ये कॉमन थिंग पता चल गया कि एसिड में कॉमन क्या होता है, तो सारे ही H प्लस आयंस में डिसोसिएट होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। बस वो वैरी करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा होता है और वीकर एसिड में कम होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड में मोर हाइड्रोजन का रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन का, और वीक में कम होता है। ये आपको पता चल गया। अब कुछ है एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं तब से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा हो कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, वो पूरी तरह से जो ब्रेक डाउन हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है H प्लस में, एंड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन, इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मोस्टली जो एसिड अटैक्स होते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पढ़ते जरूर हैं कि यहाँ पर एसिड अटैक हो गया, वहां पर हो गया, तो बेसिकली वो इसी टाइप के एसिड यूज करते हैं। और ये एसिड नॉर्मली हर दुकान में मिलता नहीं है, लेकिन वो जो अटैकर्स होते हैं वो कहीं ना चोरी छुपे से अरेंज कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरे हमारे बॉडी को डैमेज कर सकता है। ये जो एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड तो नहीं करेगा, लेकिन कंसनट्रेटेड जो होता है वो ऑब्वियसली करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस, और ये बहुत मात्रा में H प्लस आयंस का प्रोडक्शन करते हैं। In comparison to weak acid, an acid which is partially ionized in water, वो partially dissociate होते हैं, partially dissociate होते हैं, and thus produces a small amount of hydrogen ions, are called weak acid. For example, acetic acid, carbonic acid. ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना होगा एसिड। तो व्हेन a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ions or hydronium ions per unit volume decreases. जब भी ये concentrated solution, लेट सपोज फॉर एग्जांपल हम आम भाषा में समझाते हैं, आप नींबू पानी बना रहे हैं। ठीक है, आपने नींबू का रस डाल दिया पानी में। ठीक है, आप चीनी डाल रहे हैं और नमक डाल रहे हैं। तो क्या हो गया कि आप नमक बहुत ज्यादा डाल दें, लेट सपोज नमक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, नींबू पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा नमक लगेगा। तो आप इसको, नमक को कम करने के लिए आप दो उपाय कर सकते हैं, या फिर चीनी और डालेंगे, और अगर चीनी डालेंगे तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन, नमक का कंसंट्रेशन कम करने के लिए हमें पानी का जो लेवल है उसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, और पानी ऐड करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो जब भी कोई भी कंसंट्रेशन को हमें कम करना है, उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। मेनली हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम इसमें पानी मिला रहे हैं और एक्स्ट्रा पानी ऐड कर रहे हैं। तो पानी क्या करेगा, सॉल्ट के कंसंट्रेशन को कम कर देगा, सॉल्ट के कंसंट्रेशन को कम कर देगा। सिमिलरली एसिड्स में भी वैसे ही होता है। जो when a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, then concentration of hydrogen ions या hydronium ions है
वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आपको याद रखना। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में कि एसिड में पानी मिलाया जाए या पानी में एसिड मिलाया जाए। तो फर्स्ट केस में जैसे कि अगर एसिड है, ये एसिड रखा हुआ और इसमें अगर हम पानी मिलाएंगे तो वो बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन करेगा, बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन करेगा और इवन आपको भी डैमेज कर सकता है। लेकिन जो सेकंड केस है, लेट सपोज इसमें क्या है, पानी है, ठीक है, और पानी में अगर हम लोग एसिड, कंसेंट्रेटेड एसिड, अगर डाइल्यूट एसिड है तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर एसिड यूज कर रहे हैं कंसेंट्रेटेड, तो अगर हम लोग पानी में अगर एसिड डालेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसमें भी डालने का एक तरीका होता है कि आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, और जिस भी कंटेनर में आप यूज कर रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना है, कंटिन्यूअसली सॉल्व करना है। नहीं तो अगर कंटिन्यूअसली सॉल्व नहीं करेंगे तो एक जगह ही हीट अप हो जाएगा और उससे जो भी कंटेनर है उसको जल सकता है या ब्रेक हो सकता है। अगर ग्लास का यूज कर रहे हैं तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए एसिड जो है वो पानी में डाल सकते हैं, लेकिन ड्रॉप वाइज डालना है और उसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करना है। तो इसीलिए जितने भी एसिड्स होते हैं, मोस्टली जितने भी कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, उसे हम लोग ग्लास के कंटेनर में रखते हैं, नॉट इन प्लास्टिक। प्लास्टिक में वो इजीली प्लास्टिक को कोरोड कर देगा, प्लास्टिक को खा लेगा। तो इसीलिए ग्लास कंटेनर में रखा जाता है और एसिड को हम लोग पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। अगर एसिड में अगर पानी डाल देंगे तो वो बहुत विगरस रिएक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालिए और उसको कंटिन्यूअसली सॉल्व कीजिए। आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे हायर क्लासेस में तो आपको ऑब्वियसली बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में, इस पार्ट में हम एसिड्स के बारे में बहुत डिटेल में समझ लिए। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम, जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बेसिस के बारे में, पीएच के बारे में और भी बहुत कुछ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर अच्छा लगा हो, ना भी अच्छा लगा हो या फिर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।